दोस्तों, आप सभी का यहाँ पर टेराटेक टेक्नोलॉजी और ई बायोटेक के प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जैसे जोशी सर ने कहा कि खेती में जो यहाँ पर हमारी जरूरत है उसके हिसाब से हमें अगर उत्पादन नहीं मिल रहा, हमारी दिक्कतें बहुत है। खेती तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमें उत्पादन चाहिए वो उत्पादन नहीं मिल पा रहा। सही है कि नहीं है? तो ये शुरू करने से पहले मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ कि यहाँ पर फार्मर कितने हैं, किसान कितने हैं? क्या बात है, बढ़िया है। इसमें से खुद खेती करने वाले कितने हैं और ऑन पेपर कितने हैं? हाथ कम हो गए थोड़े, चलेगा, कोई बात नहीं, काफी संख्या में है। अच्छा लगा, क्योंकि जो खुद खेती करते हैं वही समझ पाएंगे कि उनकी तकलीफें क्या है। सही है? थोड़ा इंटरेक्टिव करेंगे, कुछ सवाल हम पूछेंगे, कुछ जवाब आप दोगे, कुछ सवाल आप पूछे, जवाब हम देंगे। चलेगा? ओके, वेरी गुड। तो आज खेती में हमें दिक्कतें क्या क्या आती है? सबसे पहले हम लोग खेती करते हैं तो कौन सा बीज लेना है, जिसकी खोज हमें रहती है। हम लोग हमेशा खोजते रहते हैं कि पिछले साल मैंने ये बीज लगाया था, इस साल मैं दूसरा बीज लगा के देखता हूँ। पिछले साल मैंने ये खाद यूज की थी, इस बार मैं ये दूसरी खाद यूज करके देखता हूँ। होता है कि नहीं ऐसा? मतलब हम लोग हमेशा ये खोजते रहते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और बेहतरीन मैं क्या ले सकता हूँ और क्या यहाँ पे खेती में बो सकता हूँ। और ये खोजते खोजते बहुत सारे किसानों की आधी उम्र कट गई, लेकिन आज तक उनके हाथों में कुछ सॉलिड कुछ आया हाथ में नहीं आ पाया। तो दोस्तों, ये तो चलता रहेगा सिलसिला, लेकिन इसके बाद भी अगर इसके खेती में खाद और बीज के बाद अगर हमें लगता है तो वो बहुत सारा इंग्रेडिएंट लगता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लगते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, ये तो बेसिक है, जो हमको पता थे उसको हम आज दोहराते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद वो अंकुरित होता है। तो जैसे अंकुरित होता है उससे बाद पहला इंग्रेडिएंट हमको लगता है, वो लगता है सूरज की रोशनी, सूर्य प्रकाश, सनलाइट, जो वहां पर फोटोसिंथेसिस का काम करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का काम करता है। उसके बाद लगता है ऑक्सीजन, उसके बाद लगता है हाइड्रोजन जो हवा में होता है, पानी से मिलता है। उसके बाद लगता है कार्बन। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा से तो मिलता ही मिलता है, लेकिन हमारे जमीन में सालों साल पड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर के विघटन से ये हमारी मिट्टी में भी मौजूद रहता है। इसके बाद आते हैं मुख्य अन्न घटक। मतलब पहले चार जो है ये तो पूरे नेचुरल हो गए, सूरज की रोशनी, सनलाइट, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। इसके बाद आता है मुख्य अन्न द्रव्य, मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है, जिसमें एनपीके आता है, जो आपको पता रहेगा। आप यूरिया, डीएपी और पोटैश के माध्यम से इसकी कमी को पूरी करते हैं। अब ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश, ये तीन मुख्य अन्न द्रव्य जो है, इसमें से नाइट्रोजन जो है पौधे का विकास करते समय जरूरी होता है। फास्फोरस जो है वो पेशी विभाजन करते वक्त जरूरी होता है, और पोटैश जो है ये पोषण का काम करता है, हमारी फसल की पोषण का काम करता है। ये होते हैं मुख्य अन्न घटक। ये हमारे जमीन में होते ही है, बावजूद इसकी कमतरता, इसका डेफिशिएंसी जब हमें लगता है तो हम लोग उसको ऊपर से लेते हैं। आजकल तो हर कोई इसका इस्तेमाल जरूर करता है। इसके बाद आता है सेकेंडरी, दुय्यम अन्न घटक। अब ये दुय्यम में क्या आते हैं? तो इसमें आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम जो है, जब पेशी विभाजन होता है, मतलब सेल डिवाइडेशन जब होता है, तो सेल वॉल को मजबूत बनाने का काम ये कैल्शियम करता है। अब ये कैल्शियम जो है, जैसे पौधों में जरूरी है, मतलब इंसानों में तो जरूरी है, जानवरों में जरूरी है, वैसे पौधों में भी जरूरी होता है सेल वॉल मजबूत बनाने के लिए। उसके बाद आता है मैग्नीशियम। ये वहां पर क्लोरोफिल बनाने का काम करता है, जिसको हरित द्रव्य हम बोलते हैं, जिससे पौधा हरा भरा दिखने लगता है। इसके बाद आता है सल्फर। सल्फर जो है ये वहां पर हीट प्रदान करने का काम करता है, साथ में
मिट्टी में से हमारी फसलों को नुकसान करने वाली जो फफूंद रहती है, फंगस रहता है, उसका अटकाव या उसको रोकथाम करने का काम ये सल्फर वहां पर करता है। इसकी भी जरूरत वहां पर होती है। इसके बाद आते हैं सूक्ष्म अन्न घटक, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिससे आता है जिंक, फेरस, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम और कॉपर। अब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी वहां पर बहुत बड़ा रोल रहता है। ये माइक्रो मतलब बहुत माइक्रो लेवल पे रखते हैं। जैसे हमारे खाने में नमक की जरूरत होती है, हम लोग नमक कितना डालते हैं, इतना सा, लेकिन उसकी जरूरत होती है। अगर बिना नमक का खाना आपके सामने परोसा जाए तो वो आपको फीका लगता है, आप खा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह हमारी मिट्टी में ये जब खेती करते हैं तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फसलों की जब बाढ़ होती है, मतलब विकास होता है फसलों का, उस समय इन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है उस फसल का जो टेस्ट है तो टेस्ट लाने के लिए। इसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब अति सूक्ष्म अन्नदेवों का हमें वहां पर जरूरत लगती है। ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, लेकिन ये जरूरी होते हैं। इसके बाद अगर आता है तो आता है फाइटोकेमिकल। अब ये फाइटोकेमिकल क्या है, जैसे इंसानों के या प्राणियों के शरीर में बायोकेमिकल होता है, उसी तरह पौधों के शरीर में फाइटोकेमिकल होना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ये खाने को पचाने का काम, हजम करने का काम और हमारी मेटाबॉलिज्म सिस्टम रन करने का काम हमारे शरीर में निर्माण होने वाले ये बायोकेमिकल करते हैं। उसी तरह पौधों में ये फाइटोकेमिकल उन्होंने लिया हुआ जो अन्न है उसको हजम करने का काम करते हैं। तो ये भी वहां पे संतुलित मात्रा में तभी बनते हैं जब पौधा संतुलित मात्रा में बढ़ता है। इसके बाद आता है फाइटो हार्मोन्स। जैसे हमारे मतलब इंसानों के शरीर में हार्मोन्स होते हैं, उसी तरह पौधों के शरीर में भी हार्मोन्स होने चाहिए, और वो तभी आते हैं जब पौधा बैलेंस ग्रोथ करता है। और ये दोनों का नेचुरल ऐसा रहता है कि जब हार्मोन्स वहां पर प्रॉपर रहते हैं तो पौधा बैलेंस ग्रोथ कर पाता है। और ये हार्मोन्स के बाद सबसे बड़ी बात आती है, वो आती है जीवाणु। अब ये जीवाणुओं का रोल भी हमारे मिट्टी में बहुत मायने रखता है। 1 ग्राम मिट्टी में कम से कम 1 करोड़ बैक्टीरिया या माइक्रोब्स रहने चाहिए या जीवाणु रहने चाहिए, जो आज की डेट में 8 से 10 लाख तक आए हुए हैं। मतलब एक 7-8%, 8-10% पे आए हुए हैं। जो मात्रा चाहिए थी 100%, वो 8-10% पे आई हुई है। और ये मात्रा कम होने के कारण हमारी फसलों में जो हमने डाले हुए अन्न घटक है उनका विघटन करके उसको अवेलेबल करने का काम जो जीवाणु करते हैं ये कर नहीं पाते हैं। अब दोस्तों मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब सूरज की रोशनी से लेके मैक्रो न्यूट्रिएंट से लेके माइक्रो न्यूट्रिएंट से लेके जीवाणु तक, ये सारे इंग्रेडिएंट हमें लगते हैं जो हमारे खेतों में थोड़े बहुत होते हैं, नहीं होते तो हम लोग बाहर से देते हैं। इसके बावजूद भी हमें हमारे हिसाब से या हमें हमारे अपेक्षा के जो हम लोग करते हैं उस हिसाब से फसल का उत्पादन हमारे हाथ में आता है क्या? नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता है, इसका कारण क्या है? ये सब अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, और ये सारा जो खेल है वो एक टेक्नोलॉजी का वहां पे अभाव होने की वजह से है। अब ये क्या है, कैसे होता है, इसके लिए टेराटेक टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, वो वहां पर कैसे काम करती है, यहाँ पर टेराटेक टेक्नोलॉजी में कौन कौन से प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट पौधों के ऊपर कैसे काम करता है, कौन से समय पे काम करता है, ये सब चीज जानने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है इस टेराटेक टेक्नोलॉजी के जनक हमारे पार्टनर और मेरे गुरु श्री सूरज काली सर। तो मैं यहाँ पर श्री सूरज काली सर को जोरदार ताली के साथ बुलाता समझने और समझाने में जा रहा हूँ। यहाँ आपका स्वागत है, आपका तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे। और हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी आज की मतलब पूरे भारतवर्ष में किसानों की हालत क्या है, ये आप सब समझ रहे हैं। तो मैं बताऊं किसान जो कितने किसान यहाँ पे है, जब मैंने पूछा तो मैं देख नहीं पाया यहाँ पे, मतलब काफी मात्रा में।
आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो चर्चा करेंगे, टेक्नोलॉजी को समझाने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि ये जो आज विषय हम बात करेंगे कि आप अच्छे से समझें, क्योंकि यहाँ पूरे भारतवर्ष की बात हो रही है। पूरे हिंदुस्तान में आज एक ही समस्या सबके सामने है। क्या वो समस्या आपको भी लगती है कि रासायनिक खाद को बिल्कुल किसानों को अपने जीवन से निकालना चाहते हैं? रासायनिक खाद का दाना भी हम लोग देखना नहीं चाहते। कितने किसान भाई यहाँ पे, या तो कितने लोग जो किसानों से सहमत है कि यह रासायनिक खाद बिल्कुल नहीं चाहिए? मैं अगर कहूं तो मैं जहां जाकर मेरे 18 साल के इस कालखंड में जब मैं किसानों के साथ किसानों के खेतों में काम कर चुका हूं, ये टेक्नोलॉजी का जो जन्म हुआ, इसमें सबसे ज्यादा सहयोग मेरे किसान भाइयों का है। उनसे हम लोगों ने समझा कि किसानों की जो आज तकलीफ है उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। तब मैं किसान भाइयों से 2006 से किसान भाइयों के साथ में काम कर रहा हूँ। तब से एक ही बात को सुन रहा हूँ, एक ही बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस रासायनिक खाद को हमारे जमीन से छुटकारा चाहिए। और यहाँ पे भी आपने आप बताया कि हम भी वही चाहते हैं। मतलब हिंदुस्तान का हर किसान चाहता है कि रासायनिक खाद के बिना मैं खेती करूं, और मैं समझा हूं यहाँ पे ये प्रयास असफल रहा है। कोई भी रासायनिक खाद को छोड़कर किसानी करने में आज के तारीख तक कोई सफल यशस्वी नहीं है। प्रयास भी किया, तब आपके सामने कुछ बातें ऐसी आएगी तो किसान की किसानी करने के तरीके से यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग कितने लोग जानते हैं? नैसर्गिक खेती, जहां पे मैं कोई भी रासायनों का यूज नहीं करूंगा। फिर दूसरे बोलते हैं मैं रासायनिक खेती करता हूं, मतलब मैं रासायनिक खाद का इस्तेमाल करता हूं। और दूसरे लोग बात करते हैं कि मैं जैविक खाद का इस्तेमाल करता हूं, मैं जैविक खेती करता हूं। ये तो समझ रहे हो, सुन रहे हो आप? ये बात समझती है ना आपको? इसी तरह से लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, रिसर्च के माध्यम से कहता हूं कि आज तक ना सेंद्रीय खेती करने वाले, नेचुरल फार्मिंग करने वाले भी कामयाब नहीं हुए। रासायनिक खाद का दौर चल रहा है, वो भी कामयाब नहीं हो पाए, और केवल मात्र जीवाणु और जैविक का मतलब जीवाणु का इस्तेमाल करके भी कामयाब नहीं हुए। इसीलिए आज आपके साथ, आपके बीच में ऐसे टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करना चाहता हूं, आपसे साझा करना चाहता हूं, आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि टेराटेक टेक्नोलॉजी की जरूरत आज हर किसान भाई को, जहां मिट्टी है, जहां बीज अंकुरित होता है, और जहां से बीज अंकुरित करके फल में परावर्तित कर आप तक के फल, फूल, भाजी, सब्जियां जो भी देता है, उन सभी को टेराटेक की आज जरूरत है। आज आप लोग समझाने जाएंगे कि टेराटेक क्या है। उससे पहले समझेंगे कि टेराटेक टेक्नोलॉजी आने से पहले आज की हमारे किसान भाई की स्थिति क्या है और ये क्यों हो चुकी है। तो भाइयों, यहाँ पे एक बात समझते हैं कि 1960 में, अगर 1960 में हरित क्रांति आई, रासायनिक खाद का तारुफ हुआ, रासायनिक खाद का परिचय हमारे साथ हुआ, रासायनिक खाद को हमें इंट्रोड्यूस कराया गया, तो उसके पहले खेती कैसी होती थी, जिसे पारंपरिक पद्धति कही जाती थी, जिसे ट्रेडिशनल फार्मिंग कहा जाता है, तब वो और अभी का अंतर क्या है। जब हमारे पुरखों ने खेती की, क्या तब वो रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते थे? तो फिर रासायनिक खाद की जरूरत क्यों पड़ी? अगर इस बात पे हम समझेंगे तो हमें समझेगा कि रासायनिक खाद को भी रिप्लेस करने के लिए टेराटेक का क्या सहयोग हमें हो सकता है। टेराटेक टेक्नोलॉजी के साथ में हम कैसे मिलकर रासायनिक खाद को कम कर सकते हैं, और एक पल ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, रासायनिक खाद के बिना भी खेती करना संभव हो सकता है, जो अभी ये प्रयास अभी तक करते आए लेकिन कोई कर नहीं पाया। तो इससे क्या हुआ? तो वो ऐसे कि हम लोगों ने जब पूर्व हमारी खेती करते थे, तब हमें देसी सीड का, देसी बीजों का इस्तेमाल करते थे। मानते हो, सहमत हो आप? जिन देसी सीड को, बीजों का हम इस्तेमाल करते थे, उनकी पैदावार उतनी नहीं होती थी जितने अभी संकरित बीजाणुओं का, हाइब्रिड सीड से हमें मिलती है। तो हुआ यूं कि जो वो देसी सीड को हम डालते थे, तब हमारे जमीन में जितने पोषक तत्व थे उतने उसके लिए काफी थे, जरूरी थे,
दिनों में उनका मतलब पौधों का गुजारा होता था, बढ़ते थे और हमें देते थे। जैसे ही संकरित हाइब्रिड सीड आ गए, वहां पे इन पोषक तत्वों की जमीन में कमी महसूस होगी और उत्पादन जितना चाहिए उतना नहीं मिलने लगा। इसलिए 1960 के बाद जिसे हरित क्रांति कहा जाता, जब हरित क्रांति थी तब फसल निकलती थी, पैदावार बढ़ती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इन रासायनिक खादों को हमने बदनाम करना शुरू किया, क्योंकि उस वक्त हमारे जैसे लोग नहीं पैदा हुए। तब वो समझाने वाला किसान भाई को कोई नहीं था कि भाई रासायनिक खाद को, जैसे दूसरे सर ने भी बताया कि नमक की तरह इस्तेमाल करना चाहिए था। 50 किलो की बोरी में अगर मैं 10-20 बोरी अनाज उगा सकता हूं, मुझे 100 किलो नहीं डालना है। पर हमारे किसान भाई के अधिकतम फसल निकालने के और ईल्ड निकालने के चक्कर में हमने 50 किलो से 500 किलो तक रासायनिक खाद का इस्तेमाल शुरू किया और अधिकतम उच्चतम आंकड़ों को लेकर रासायनिक खेती करनी शुरू की। मतलब रासायनिक खाद का इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने में किया, जहां पे नमक की तरह चाहिए वहां पे थाली भर भर के डाला और परिणाम यूं हुआ, आपने चिट्ठी में भी बात की, अगर एक गुजरात में सभी सारे विश्व को पता है कि कितनी बारिश हुई, पहाड़ की तरह बारिश हुई, बहुत बारिश हुई। इतनी बारिश होने के बाद अगर मैं किसान भाई को सवाल करता हूं कि आपके जमीन में पानी जमा क्या, वो कहेगा 2 दिन दिख रहा था, अब नीचे अगर मैं 1 फुट भी जाता हूं तो जमीन सूखी दिख रही है। मतलब जमीन में पानी तो गिरा, दुनिया ने देखा, पर मेरे किसान भाई ने नहीं देखा कि 1 फुट से नीचे जमीन में पानी जा रहा है। और ये स्थिति अवस्था इसके कारण हुई कि जमीन में जितनी रासायनिक खाद चाहिए उससे कई अधिक मात्रा में, अगर कहने जाओ तो आंकड़े बिल्कुल सही है, जहां पे ग्राम में केजी में चाहिए था वहां हमने टनों में डाल दिया। और क्यों डाला, इस पे नजर डालते हैं। मैं मान लेता हूं कि सुमेंद्र भाई अगर मेरा किसान दोस्त है, अगर मैं सुमेंद्र भाई से पूछता हूं कि सुमेंद्र भाई आपकी फसल बहुत अच्छी है, आपने क्या यूज किया, सुमेंद्र भाई बताएगा मैंने DAP का इस्तेमाल किया। पर हमारी साइकोलॉजी, हमारी टेंडेंसी ऐसी बन चुकी है कि जो सामने वाला कभी बताएगा तो सच नहीं बताएगा। डाला होगा 4 बोरी, बता रहा है 1 बोरी, और मैंने समझा कि डाला 4 बता रहा है 1, और मुझे अगर इससे अच्छी फसल लेनी है तो मुझे डालनी होगी 8। मतलब सही मात्रा में जमीन को खराब करने वाले कौन है? अगर जमीन हमने खराब की है, ये मृदा की अवस्था हमने बिगाड़ दी है, अब दुरुस्त करेगा कौन? और हम लोग सोच रहे हैं कि कोई तो आएगा और हमारे जमीन को अच्छा बनाने वाला कोई मसीहा आएगा, उस मसीहा को अभी तक हम लोग खोज रहे, उसका राह देख रहे। ऐसा कोई नहीं आएगा भाइयों, हमने खराब की, हमें ही ठीक करनी पड़ेगी। ये अगर सहमत हो, ये लक्षण है, ये सिम्टम्स है कि आप मेरे से सहमत हो, आपकी ताली बजाती है कि आप मेरे से इंटरैक्ट हो रहे हो और हमारी भाषा एक दूसरे को समझ रही है। तो इसे ऐसे समझदारी की भाषा को समझाने के और समझने के सिलसिले को 1 घंटे में हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि 1 घंटे में हम आने वाले कई सालों में जो नहीं हो पाया वो बदलाव आज यहाँ पे 1 घंटे में करेंगे। क्योंकि ये घंटा जो आपके सामने पेश करूंगा उसको बनाने में, समझने में और अब तक लाने में 18 साल लगे हैं। इन 18 साल की मेहनत को आज मैं आपसे हैंड ओवर कर रहा हूं। इजाजत है? आगे बढ़ूं? तो दोस्तों, सबसे पहले हम गुनहगार हैं, ये मानना जरूरी है। रासायनिक खाद का जितना नहीं चाहिए था, जहां ग्राम में चाहिए था, किलो में चाहिए था, वहां पे टनों में हमने डाला है। और वो टनों को बाहर निकालने के लिए अब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो एक मशीन आपके 1 एकड़ में लगा दी, उसमें मिट्टी डाली और सब रासायनिक खाद को अलग किया और अच्छी साफ सुथरी मिट्टी अलग की। पॉसिबल है? तो उसको समझना होगा आज कि ऐसी कौन सी मशीन है, ऐसी कौन सी तकनीक है कि जो आपकी मिट्टी को इस रासायनिक खाद को अलग करेगी, और जरूर करेगी। 18 वर्षों में होते आया है, बस अब इसको आपको समझाना है, आपके हाथ में देना है। तो यहाँ पे टेराटेक टेक्नोलॉजी यही काम करेगी, यही काम करने में मदद करेगी। और जब जब टेक्नोलॉजी को ये काम करने में और भी जितनी बार टेक्नोलॉजी को बढ़ाना पड़ेगा, आने वाले 20 वर्ष तक आगे के एडवांस टेक्नोलॉजी को हम साथ लेके चल रहे हैं। इतना बैकअप हमारे पास में बहुत बड़ा है।
ये तालियों के साथ और एक बार जोरदार ताली उन साइंटिस्ट के बताना कि जो हमारे साथ कोरोना के नीचे काम करके आपके लिए टेक्नोलॉजी बना रहे, ये ताली उनके लिए बनती है। इनकी वजह से मैं आज आपके साथ बात कर पा रहा हूँ, इस सब्जेक्ट को साझा कर पा रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अब इन रासायनिक खादों के अतिरिक्त जो जमीन में डिपॉजिट हुए उसको निकाला कैसे जाए। कितने लोगों को यहाँ पे जीवाणु के बारे में पता है? और ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। जब मैंने पूछा किसान भाई कितने, आधे से ज्यादा हल में किसान भाई मौजूद है और हम लोग जीवाणु को नहीं समझते। चलो नहीं समझते तो समझने की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाइयों ये जमीन के नीचे, इस ब्रह्मांड में जमीन के नीचे हम लोग पाताल को समझते हैं, पर मैं समझे तो जमीन के नीचे 1 फीट के नीचे, 6 इंच के नीचे, 2 फीट, 3 फीट, 4 गज एक बहुत बड़ी जैविक सृष्टि है। और वही जैविक सृष्टि में कुछ ऐसे जीवाणु है क्या जो हमें ये जो अन्न मिलता है, जो फल मिलते हैं, जो सब्जियां मिलती है, उनको उगाने में, उनको पोषक बनाने में इनका बहुत अहम रोल है। और उसी को हम लोग नहीं जानते, उसी को किसान 90% किसान जीवाणु को नहीं समझता। और जहाँ पे कहा जाता है कि बहुत हमारे भारतवर्ष में पूरे मतलब हमारा हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ा है और यहाँ पे हॉल में बैठे के केवल मात्रा का जितने भी लोग हैं उनमें से 2 ही लोग जानते हैं कि जीवाणु क्या चीज है। हम कितने पिछले हुए। ये जब हम लोग हमारे खुद को समझेंगे तब यहाँ से टेक्नोलॉजी को समझ सही से शुरू करें। सहमत हो मेरे से? इसलिए आपको ध्यान से सुनना है, आज समझना है, वक्त भी कमी है। एक्चुअली एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट 2, 3, 4 घंटों से कम नहीं होता, 4-8 दिनों से कम नहीं होता। फिर भी हम प्रयास करेंगे 40-45 मिनट में आपसे डिस्कशन करेंगे और इसको समझने की कोशिश करने का प्रयास करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप भी समझोगे। तो यहाँ पे जो जैविक सृष्टि है, ये जैविक सृष्टि किस कारण खराब हुई? तो टनों में आपने जो रासायनिक खाद यूज किया, रासायनिक खाद के अगर आप ग्रेड तपासोगे तो जहाँ पे डीएपी, जहाँ पे 12-32-16, 10-26-26 ऐसे जो ग्रेड है, जो गवर्नमेंट के सरकार की मान्यता प्राप्त ग्रेड है, जहाँ पे सरकार ने शासन ने मान्यता दी, मतलब जब सरकार शासन मान्यता देता है क्या खाद खराब होती है? और सरकार ने डब्बा लगा दिया, परमिशन दे दिया, तो भी हम लोग कह रहे हैं कि रासायनिक खाद खराब है और सरकार भी कही खराब है। तो ध्यान होना चाहिए, पर तो बिल्कुल डीएपी नहीं दिखना चाहिए, नहीं बिकना चाहिए, लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जब भी आप कोई दाना जमीन में डालते हो, वो अंकुरित होता है तो उसको एक दिन से, मतलब डे 1 से, पहले दिन से, पहले पल से, पहले कलाक से उसको न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। बिना न्यूट्रिएंट के रूट भी नहीं मिलता, बिना न्यूट्रिएंट के पत्ता भी नहीं निकलता, बिना न्यूट्रिएंट के शाखाएं भी नहीं निकलती। अगर ये ऐसा है कि पोषक तत्वों की जरूरत है, तब आप कैसे दावा कर सकते हो कि रासायनिक खाद के बिना खेती कर सकते हो? और यही गलती बहुत बड़े बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े बड़े लोगों से, बहुत बड़े बड़े सिस्टम से, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से होती आ रही है। और मैं दावे के साथ कहूंगा, मैं पूरे पब्लिक में कह रहा हूं कि यहाँ पे ये बदलाव केराटेक जरूर करेगा। क्योंकि मैंने वादा किया आपसे कि जब जब भी जरूरत खेती में, मिट्टी में जिस की न्यूट्रिएंट की होगी, आने वाले 20 साल तक हम टेक्नोलॉजी को अपडेट करके आप तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। तो अब शुरू होता है सिलसिला इस बुरे भले कहे जाने वाले, नफरत करने वाले रासायनिक खादों पे किस तरह से कम किया जाता है। तो मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं कि जो जमीन में रासायनिक खाद इतने मात्रा में टनों में डिपॉजिट हुई है, उसको घुलनशील करने का काम जीवाणु करते हैं। जीवाणु का काम होता है। मैं एक सारा सवाल हम लोग पूछते हैं गरीब में, क्या रूट, मतलब मान लो मिट्टी है, इस मिट्टी में मैंने खाद डाल दी और खाद के अगल बगल में रूट का फैलना शुरू हुआ, बीज अंकुरित हुआ, रूट बाहर आ गए। अब रूट और खाद मिट्टी में
खाद के पास जाती है, ना ही खाद रूट के पास आती है। तो यहाँ पे जीवाणु के माध्यम से इस खाद को घुलनशील किया जाता है और एक घुलनशील की हुई खाद, भले वो रासायनिक हो, प्राकृतिक हो या जैविक हो, किसी भी प्रकार की खाद हो, जीवाणु को नहीं समझता इनके प्रकार क्या है, ये तो मानव को समझता है, पंछियों को, चिड़िया को नहीं समझता ये रासायनिक खाद। उन्हें ये समझता है ये सूरज है, ये फॉस्फोरस है, तो पीएचपी मतलब फॉस्फोरस घुलनशील जीवाणु को समझता है, ये मैं उसको घुलनशील कर सकता हूं, ये मेरे काम का है, वो उसे घुलनशील करता है। रूट के माध्यम से वनस्पति के, पौधे के एक एक कोने में इस अन्न को वहन करने की प्रक्रिया जीवाणु के माध्यम से होती है। और रासायनिक खाद के अतिरिक्त इस्तेमाल से यहाँ पे जीवाणु की संख्या कम हुई, जिसे हमें वापस रासायनिक खाद को कम करना है, जो डिपॉजिट हुआ है उसको उठा के पौधों को देना है, पौधा उस रासायनिक खाद को लेगा, फसल देगा, जमीन ढीली होगी, भुरभुरी होगी और वहां पे जीवाणु का वास्तव्य जहां पे लाखों में है वहां पे करोड़ों में हो जाएगा। समझ में आया? और झूलन एक्सप्रेस चल रही है हमारे, मजबूरी है चलानी पड़ेगी। समझ रहे हो? बेहतर समझ रहे हो? अब ये हुआ यहाँ तक कि रासायनिक खाद को हम लोग जीवाणु के माध्यम से जमीन से निकालेंगे, ऐसी मशीन भी बनी हुई है जो जीवाणु के माध्यम से रासायनिक खाद को कम करेगी। और जब रासायनिक खाद कम हो जाएंगी, जमीन भुरभुरी बनेगी, तो व्हाइट रूट अच्छे बनेगी, जमीन अच्छी बनेगी, उपजाऊ शक्ति बनेगी। और एक बीज का दाना, मतलब एक अगर गेहूं का दाना जमीन में डालते हो तो वहां से वो आपको 2000 दाने देने की क्षमता रखता है, तो वहां से 2000 दाने मिलेंगे। इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन। थोड़ा वापस आता हूं। मैंने कहा एक गेहूं का दाना अगर जमीन में मिट्टी में डाला, वो पौधा बड़ा हो गया, 10, 20, 21 वहां से ब्रांचेस टुकड़े निकल गए, फुटान निकल गई, एक में से एक लोमी निकली, हर लोमी में से 100 दाने निकले, 20 अगर फुटवे निकले हैं तो अगर 20 गुना 100 करते हैं 2000 बनते हैं। आज के पूरे अगर एक कुदरत में अगर कोई इतना मैन्युफैक्चर अगर कर पाता है, टाटा भी एक गाड़ी की 2 गाड़ी नहीं बना सकता। टाटा को अगर 4 टायर देंगे तो 4 एक ही गाड़ी बनेगी, 2 गाड़ी के लिए 8 टायर लगेंगे। यहाँ पे कुदरत ने हमें ऐसे रिसोर्सेज दिए हैं कि जिसको एक डालो 2000 कर सकते हैं। और एक दाने के 2000 करने के बाद भी अगर पूरे भारतवर्ष का किसान कहता है कि मैं सफल नहीं हूं, मैं शाश्वत नफे की सिद्धि नहीं कर पा रहा हूं, तो गलती किसकी है? और इसी पे हमने काम करते हुए इस चीजों को किया कि जमीन से पहले रासायनिक खाद को कम करेंगे, और रासायनिक खाद को अगर बंद करना है, जमीन से निकालना है, तो मेरे भाइयों उसको रिप्लेस करने के लिए और कुछ देना पड़ेगा। अगर फॉस्फोरस, अगर डीएपी को निकालते हो तो डीएपी में अगर 46 तक का फॉस्फोरस है, तो कोई भी नैसर्गिक तत्वों को, कोई भी पोषक तत्वों को, पोषक मूल्यों को उतने मात्रा में आपको जमीन में डालना पड़ेगा, वरना। अब एक एग्जाम्पल देते, चलो लंबी चौड़ी बातों से। आपने सवेरे ब्रेकफास्ट किया, दबा के किया, फिर अभी दोपहर में लंच दबा के किया। अब मेरे भाई आपने सवेरे लंच किया, ब्रेकफास्ट किया, दोपहर में लंच किया, रात को डिनर भी करते हो, तो एक बार खाने से जिंदगी चलनी चाहिए ना। चलती हो बात अलग है, आप लोगों की चलती है, पर अगर पूरे तंदुरुस्त रहने के लिए, बिल्कुल मतलब सशक्त शरीर को बनाने के लिए 3 मरतबा खाना जरूरी है, 3 मरतबा खाए। उसी तरह से वनस्पति को अगर पोषक तत्वों की जरूरत है, उसको भी हमने टेराटेक के माध्यम से 3 बार खाना खिलाने का प्रायोजन कर लिया है। और उसी को आपके सामने ये 3 वक्त का खाना 3 टाइम में कैसे देना है, वो मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वो आसान भाषा क्या है? अब हमारा बच्चा छोटा है, मतलब हमारे पौधे, हमारी फसल बिल्कुल बाल्यावस्था में है, छोटी है। उन छोटे उम्र में उसको जो हम लोग बादाम भूटी वगैरह देते हैं बच्चे को, उसी तरह से जरूरत के इतना ही पोषक तत्वों को लेके एक तरल खाद के माध्यम में, एक लिक्विड फर्टिलाइजर के माध्यम से आपके सामने एक उत्पाद को प्रेजेंट करा है, जिसका नाम है सॉइल हेल्थ केयर। क्या नाम है? तो याद करना पड़ेगा, नाम तो मैं दोहराऊंगा क्योंकि आपको जाके किसान भाई के हैंड ओवर करना है, यहाँ पर हम किसान है, हमें इस्तेमाल करना है। सॉइल हेल्थ केयर
समझ में आ गया? नाम में पता चलता है सॉइल माने मिट्टी, मृदा, जमीन, हेल्थ माने आरोग्य, स्वास्थ्य, केयर माने फिल्टर, केयरिंग कर रहे। इतने आसान भाषा में नाम दे दिया। दूसरा उत्पाद यहाँ पे है तो उसके बारे में बात करते हैं आगे। सॉइल हेल्थ केयर, टेराटेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने सॉइल हेल्थ केयर मतलब जमीन को सामने रख के, जमीन को मद्देनजर रखते हुए वहां पे जिन पोषक तत्वों की, जिन जीवाणुओं को जिस चीज की जरूरत है, हमें उसे थोड़े सर्वाइव लेवल में रखने के लिए इस एक तरल खाद में, एक 500 ml के बोतल में ये सारे न्यूट्रिएंट आपको डाल के आपको खाने की जरूरत। समझ में आ गया? अब मैं प्रयास करूंगा इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा डीप में नहीं ले जाते हुए, मतलब आपको साइंटिस्ट बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। फॉस्फोरस क्या होता है, कैसे होता है, नाइट्रोजन कैसी होती है, वो हवा में 78% होती है, फिर वो जीवाणु लेते हैं। छोड़ो है, पकड़ो, एक बात पकड़ लो, ये टेराटेक टेक्नोलॉजी है, ये पौधों को कब देनी है, ये पौधों को देने से क्या होता है, और आखिरी में टेराटेक टेक्नोलॉजी के तीनों उत्पादों का इस्तेमाल करने से मेरी फसल 40 से 60-70 तक के बढ़ती है। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। तो क्या आप साइंटिस्ट बनना चाहेंगे या आर्टिस्ट बनना चाहेंगे? क्या बनना पसंद करोगे? तो मैं आर्टिस्ट के हिसाब से बोलता हूँ, टेक्नोलॉजी को थोड़ा फास्ट लेता हूँ। टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं घुसते है, ज्यादा दिमाग नहीं देते, ज्यादा जोर नहीं लगाते। वो जोर लगाने का काम साइंटिस्ट का है, वो काम कर रहे हैं, उनको जिम्मेदारी दीजिए। ये सॉइल हेल्थ केयर आपको जमीन में बाल्यावस्था में, जहां पे फसल अंकुरित बीज होने के बाद रूट जोन बढ़ रहा है, फसल 4 पत्तों पे आ रही है, पत्तों का साइज बनना चाहिए और पत्ते का साइज बनते बनते शाखाओं का विभाजन होना चाहिए, शाखाओं की बढ़ोतरी होनी चाहिए, मतलब वहां पे फुटान होनी चाहिए। इस लेवल तक काम करने के लिए सॉइल हेल्थ केयर, ये तरल खाद की जरूरत है। पहला काम। अब यहाँ पे इसका इस्तेमाल कैसे करना है? यह है 500 लीटर की 500 ml की बोतल। हम एक एग्री पैक बनाया हुआ है, पूरा ये बोतल 6 बोतल एक एग्री पैक में दिए, 2 बोतल आपको दिए हुए हैं सॉइल हेल्थ केयर के, जिसकी मात्रा, जिसमें क्वांटिटी है 500 ml, 2 बोतल। अब क्या करना है, इसमें एक बोतल को लेके 200 लीटर के टंकी में सीधे छोड़ना है, इसको ठीक से घोलना है। और फीड पे का पंप होता है, नैपसैक होता है हैंडल वाला, दूसरा होता है बैटरी वाला, तीसरा होता है पावर वाला, पेट्रोल वाला, और चौथा होता है एसटीपी, जो टंकी में पाइप छोड़ो और पूरे एक टंकी के साथ 200 लीटर पानी का पूरा खत्म कर दो। जो भी आपके पास है उससे ऐसे छिड़काव करना है जो पत्तों पे गिरे और पत्तों पे से जमीन पे गिरे, मतलब पत्तों पे भी काम हो जाए, पत्तों की भी ग्रोथ हो जाए, उनको भी उनका पोषण, उनका भोजन मिले, और जमीन को भी यहाँ जीवाणुओं के ऊपर काम चालू हो जाए, जैविक सृष्टि भी आबादित रहे। इस तरह से पहला एप्लीकेशन करना है। समझ गए हो? आप उसको 2 बार कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए 1 एकड़ इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रैंडम प्रैक्टिस करते हैं। किसी को भी बैठे हुए, या तो हॉल के बाहर या पूरे भारत उसमें अगर मैं सवाल करूं कि आपके इस क्रॉप के लिए, मतलब फलाने क्रॉप के लिए आपको कितनी नाइट्रोजन चाहिए, किसी को भी नहीं पता है। बहुत बड़ी बात बोल दो, साइंटिस्ट को भी नहीं पता है। अगर बड़ी बात करूं तो वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कल्चर प्रैक्टिस कहा जाता है। और आज एक कीड़ा आपके दिमाग में छोड़ देता हूं, कोई भी सीड कंपनी को पूछो कि भाई आपने सीड बनाई, आपने रिसर्च करा, मुझे इसका एक्सट्रीम लेवल पे अधिकतम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यील्ड निकालना है, तो मुझे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश डाल के साथ बताओ। कोई भी किसी पे डायस पे ये वाली बात करने की हिम्मत क्यों नहीं रखेगा? कभी सुना है आपने कल्चर प्रैक्टिस क्या होती है? कभी सुना है? बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोगों की टेक्नोलॉजी वहां तक जा रही है। आने वाले दिनों में हम आपको कल्चर प्रैक्टिस सिखाएंगे कि आप अगर चीनी लगा रहे हो तो आपको इतना इतना किलो नाइट्रोजन का जरूरत है, और आपके जमीन में इतना नाइट्रोजन है तो आपको इतना है, और इतने की कमी है और इतना ही डालना है। इतने लेवल पे हम लोग लाने वाले दिन में गाइड करेगा। ये नहीं पता था हम लोग, ये तो ट्रेनिंग सेंटर का बात है, लेकिन आज बता दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि समझदारी की दुकान में बहुत समझदार आ जाएगा। मुझे लग रहा है आपको देख के कि आप लोग, थैंक यू।
आपके जो चेहरे जो लग रहा है ना कि इंटरेक्शन हो रहा है, तो मजा आया। एक सब्जेक्ट टॉपिक मैंने डाल दिया कि कल्चर प्रैक्टिस करते हैं, नेट पे सर्च कर लेना कल्चर प्रैक्टिस के बारे में, जो आगे हम लोग का। ओके, चलो हम पॉइंट पे आते हैं। अभी बताता हूं कि यहाँ पे सॉइल हेल्थ केयर समझ में आ गया। सॉइल हेल्थ केयर, बाल्यावस्था, बचपन का उसका उम्र है, उसकी आयु है, जितना उसको खाने के लिए उतने तरल खाद के माध्यम से आपके हाथ में दिया। 500 ml का बोतल है, 2 बोतल है, 1 एकड़ के लिए 1 एकड़ की जरूरत है, 2 मरतबा 2 बार 2 टाइम्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फोलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं, जमीन से दे सकते हैं। आसान तरीका, अगर कुछ नहीं हो रहा तो गमले में मिट्टी ले लो, जितनी मिट्टी अपन 1 एकड़ में फेंक सकते हैं उतने मिट्टी में ये सॉइल हेल्थ केयर को मिला लो और उतनी मिट्टी 1 एकड़ में फेंक दो, जैसे यूरिया डीएपी फेंकते हैं। ये मिट्टी में जाएगा, अपना काम शुरू करते हैं। क्लियर? अब आते हैं दूसरे आगे, चला ना जरा। आगे का प्रोडक्ट है, आगे का उत्पाद है जिसका नाम है प्लांट हेल्थ केयर। नाम से पता चल रहा है ये किसको केयर करेगा? पौधे को। सिंपल। अब हुआ कि हमारा पत्ता, हमारा पौधा 4 पत्तों से आगे निकल गया, शाखाओं का विस्तार भी करने लग गया। अब इसकी जो अन्न की जरूरत है, जिन पोषक तत्वों की जरूरत है, न्यूट्रिएंट की जरूरत है, उसके हिसाब से, उसके तहत, जो जरूरत के तहत, जरूरत के हिसाब से प्लांट हेल्थ केयर में वो सारे न्यूट्रिएंट डाले हैं जिसमें जिंक, मैग्नीशियम, ये सब चीजें होती है, जिसको इस तरल खाद के माध्यम से लिक्विड में बोतल में डाल दिया। क्लियर? अब जो जरूरत है वो पोषक तत्व जमीन में डाल दिया, सॉरी मिट्टी में जो डाले थे उससे मिट्टी में आगे एक स्टेज अपनी आगे निकल गई। अब अपना पौधा, अपनी फसल कुमार अवस्था में आ गई। तो समझने के लिए अपने अंतर की भाषा है, कुमार अवस्था, यंगर हो गया, पूरा प्लांट यंग हो गया। अब यहां से उसका आगे का दौर, आगे का सफर शुरू होता है। प्लांट आता है गर्भ अवस्था में, मतलब प्लांट शाखाओं का विस्तार हुआ, शाखा बढ़ गई, पत्ते अच्छे बढ़े। अब उसको किसान भाई को देने का टाइम आया, फसल को अपने आगे के जनरेशन को छोड़ने का टाइम आता है, तब गर्भ अवस्था आती है और वहां से फ्लावरिंग निकलना शुरू होता है। ये पता है ना, हर फ्लावर को फ्लावरिंग देता है। और फ्लावरिंग क्या होता है? फ्लावरिंग का कन्वर्जन क्या में होता है? उसका रूपांतर क्या में होता है? फलों में, फलियों में। जो भी जिस तरह से हम लोग लेते हैं, धान होगी तो उसमें जाएगा, ज्वारी होगी, बाजरा होगा, मकई होगी, या तो अनार हो गया, अंगूर हो गए, वो फूलों का रूपांतर जब फल में होता है, ये हमारी किसान भाई की सबसे सक्सेसफुल एक ऐसी स्टेज है, यहां पे किसान भाई बनता और बिगड़ता है। 4 पत्तों को बड़ा करना, विकसित करना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा यूरिया फेंक दो, पत्ते हरे होते हैं। मैं तो कहता हूं खाली पानी का भी छिड़काव करो, पत्ता फ्रेश होता है। पर पानी में तो न्यूट्रिएंट है, वो भी लेते हैं, उससे किसान कामयाब नहीं होता। अब किसान की ये स्टेज है, पूरे किसान की पूरी मेहनत निर्भर करती है यहाँ पे। अगर वो यहाँ पे कामयाब रहेगा, इन फूलों को अच्छे तरीके से फलों में अगर वो रूपांतरित कर पाया, कन्वर्ट कर पाया, और हमारा हार्वेस्ट टाइम तक ज्यादा से ज्यादा अगर यील्ड चाहिए, तो यहाँ पे इसके पोषक का ध्यान देना मेरे किसान भाई का बहुत जरूरी काम है। और यहाँ पे किसान फेल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, मेरे पास सोयाबीन होती है, कपासी होती है, इनको भी फूल आते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि अगर सोयाबीन के एक पौधे पे, एक प्लांट पे 200 फ्लावरिंग आ गई, कितने 200, और आने वाले अगले 8-15 दिन में वो फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होने से पहले जमीन पे गिर गई, उसका पतझड़ हो गया, तो क्या होगा? और ये रोजमर्रा जिंदगी में किसान देख रहा है। सबसे ज्यादा समस्या फ्लावर ड्रॉपिंग की होती है। इसका कारण, इसका रीजन, उस दौर में, उस अवस्था में, उसकी प्रौढ़ अवस्था जो होती है, गर्भ अवस्था से बाहर निकलता है, तब जिन पोषक तत्वों को किसान भाई को देना होता है, वो उस टाइम में पोषक तत्वों को छोड़ता है और फसल बचाने के लिए कीटनाशकों का और फफूंदी का ही इस्तेमाल करने में मग्न रहता है, बिजी रहता है। उसकी मजबूरी होती है, मैं फसल को बचाऊं या फूलों को बचाऊं। तो हम लोगों ने इसके लिए 3 स्टेजेस दी है आपको। फ्रूट के अवस्था में, मतलब फ्लावरिंग से फ्रूट में कन्वर्ट होने की अवस्था में, नाम ही दिया है प्रोडक्ट का फ्रूट हेल्थ केयर। समझ गए हो? बिल्कुल आसान भाषा में आपको 3 प्रोडक्ट दे दिए, सॉइल हेल्थ केयर, प्लांट हेल्थ केयर और फ्रूट हेल्थ केयर। फ्रूट हेल्थ केयर में
ये भी एक तरल खाद है, लिक्विड फर्टिलाइजर है। हमें इसे सादी भाषा में लिक्विड प्लांट फूड कहा जाता है। इसका हमने टीएम ले चुके हैं। यह भी लिक्विड प्लांट फूड और कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। टेराटेक बोलेगा कि ये लिक्विड प्लांट फूड है, इसका ट्रेडमार्क हो चुका है। तो आप कह सकते हो टेराटेक क्या दे रहा है आपको? एक लिक्विड प्लांट फूड दे रहा है, एक तरल खाद दे रहा है, जिसमें जिस अवस्था में, जिस आयु के दरम्यान उसको जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, वो पोषक तत्व वहां पे अवेलेबल होते हैं, वहां पे दिए जाते हैं। और उसका फिर 200 के 200 फूल अगर फली में, फूल में, फ्रूट में कन्वर्ट हो गए तो उत्पाद कितनी बढ़ेगी, यील्ड कितना बढ़ेगा। और इसी कारण अगर हमारे टेस्टिमोनियल आप देखते हो, हमारे किसानों से मिलते हो, तो किसान बोलता है कि मैंने ओनियन कंट्रोल जहां पे इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया, वहां पे मैंने 1 टन निकाला, 1000 किलो निकाला। लेकिन जहां पे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, वहां पे मुझे 700 किलो मतलब 1700 किलो की पैदावार निकली है। ये इसलिए पॉसिबल होता है कि केवल मात्र आप अगर पोषक तत्वों को ही बैलेंस करोगे, उनका ही अगर सही से प्लानिंग करोगे, इतने बड़ी मात्रा में आप यील्ड को बढ़ा सकते हो। और जब इन पोषक तत्वों को फोलियर एप्लीकेशन से हो, जमीन के माध्यम से हो, अगर हम पौधों को दे रहे हैं, तो रासायनिक खाद कितनी कम कर सकते हैं। जब टेराटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे पहले दिन से, पहले ही बेसल डोज में, पहले दिन आप 40-50% रासायनिक खाद का इस्तेमाल तुरंत कम कर दो, क्योंकि उतनी जरूरत नहीं है। और जितनी कम करोगे उससे कई गुना पौष्टिक तत्व आप टेराटेक के माध्यम से वनस्पति को दे रहे हैं। आप कमाने से, मतलब बेचने से पहले पैसा कमा रहे हो। अगर 4 डीएपी का पैसा बचता है और 4 महीने के बाद फसल बेचते हो, तो 4 महीने से पैसे आने से पहले 4 डीएपी का पैसा सेविंग किया, ये यहाँ पे एक बेनिफिट है। अब दूसरी अगर बात समझाने जाऊं, एक सवाल आपसे आएगा तो जवाब वही दे देता हूं। आज सबसे ज्यादा मैंने बताया किसानों का एप्लीकेशन जो होते हैं, इस्तेमाल जो होता है, वो पोषक तत्वों का नहीं करता है। आप सर्वे कर लो, मैंने किया है, लाखों किसानों का सर्वे हमारे पास है। जब हमने देखा कि किसान से पूछा कि भाई आप इस कॉटन कपासी कर रहे हो, कितने एप्लीकेशन किए, कितने खादों का इस्तेमाल किया है, बोलता सर इस गांव में सबसे ज्यादा मैं फवारे करता हूं। गौरव महसूस करता है कि सबसे ज्यादा फवारे मैं करने वाला। जब मैं पूछता हूं जरा नाम बताना, उसमें से 10 अगर किए रह गए, 8 से 9 फफूंदी और कीटनाशकों के होते हैं। और गलती से दुकानदार को अगर कुछ पैसा निकालना है तो टॉनिक के माध्यम से कुछ ना कुछ लिक्विड थमा देता है और बोलता है मैंने पोषक का इस्तेमाल किया। इसलिए किसानों की जो हालत आज है, जो ग्राफ ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रहा है, इसका यही एक कारण है। और यही कारण टेराटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से अपने आप खत्म हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात जो है, यहाँ पे टेराटेक के इन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पोषक तत्वों से भरपूर अन्न ग्रहण करने के बाद जो प्लांट सशक्त होता है, जो ताकतवर बनता है, वो इतने आसानी से बाहर के आने वाले वायरल जो होते हैं, समझाने जाओ, कोरोना आया था, लाखों लोगों को देखा है, हजारों को मरते हुए देखा है, लाखों के तौर में हॉस्पिटल में देखा है। पर ऐसा भी आपने देखा होगा कि एक घर में 2 को कोरोना हुआ, 2 को कुछ नहीं हुआ। तब जवाब में जब डिस्कशन हुआ तब पता चला और लोगों ने बताया कि मेरी इम्यून पावर बहुत बढ़िया थी, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, तो मैं उसको क्या नहीं हुआ, उससे प्रभावित नहीं हुआ, इन्फेक्टेड नहीं हुआ। बस यही तो समीकरण, यही कैलकुलेशन तो पौधे के साथ भी चलते हैं। पौधे को अगर सशक्त बनाओ, उसका खान पान को टाइम पे दे दो, इन पोषक तत्वों की जो रिक्वायरमेंट है, ये जो फिलिंग द बैंक्स वाला काम है, ये कम गिरा, न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, टेराटेक लिया, टेराटेक का इस्तेमाल किया, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी निकाल दी, उसकी भी इम्यून सिस्टम बढ़ा दी, फिर छोटी छोटी बीमारियों से वो प्रतिकार करने की जो क्षमता होती है, उसकी प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है और छोटे मोटे बीमारियों को वो क्या होता है, प्रतिकार करता है, प्रतिरोध करता है। और वहां पे ही किसानों की 8-10 जो फोलियर एप्लीकेशन है, जो छिड़काव करना पड़ता है, जो दवाई का इस्तेमाल करता है, उसका बहुत सारा पैसा बचता है। ये हुआ इकोनॉमिक्स, ये हुआ अर्थ कारण, अर्थशास्त्र। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है,
जब ये 8 से 10 छिड़काव नहीं करता है तो उस वनस्पति में, उस पौधों में और आने वाला जो अन्न धान्य हम खाते हैं उसके ऊपर विष का प्रयोग और कम होता है। वो विष का प्रयोग कम किया मतलब विष मुक्त अन्न जो निर्माण हुआ वो आप तक पहुंचा। ये बड़ा फायदा नहीं है, ये बड़ा फायदा नहीं है। अगर ये फायदा, अगर आपका मेरा स्वार्थ अगर इसमें है, अगर मैं टेराटेक को रेकमेंड करता हूं, मेरे पास किसान नहीं, मैं खेती नहीं है, मैं खेती नहीं करता, फिर भी मेरे पहचान वाले किसान को इस टेक्नोलॉजी से अगर अवगत कराता हूं, उसका परिचय कराता हूं और वहां से विष कम होता है, तो क्या पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भी हमारा अनाज जाएगा, किसान पैदा करेगा, क्या विष मुक्त खेती करके आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा? तो इसके लिए प्रयास करिएगा। यही तो हमने आपको बताया। अब दूसरा एक उत्पाद है, टाइम कमी है और हेल्थ भी कुछ समझना है। अभी इससे आगे जाते हैं, आगे वाला एक शॉर्टकट में लेते हैं। बस हाँ, ये क्या कर रहे थे, ई बायो रिपेलेंट, ये ऐसा एक उत्पाद आपके हाथ में दे रहे हैं जिससे ये विष को कम करने का प्रयास हमारे किसान भाई की मदद करेगा। अब मैंने कहा कि 10 अगर फवारे करता है तो 8 से 9 फवारे तो वो केमिकल के करता है। अब केमिकल करता है मतलब केमिकल खाद के नहीं करता है, तो क्या करता है, इंसेक्टिसाइड के करता है, जहर के करता है, पॉइजन के करता है। यहां पे अगर ई बायो रिपेलेंट को दिया जाएगा, अब ई बायो रिपेलेंट क्या मैं समझाता हूं आसान भाषा में। मैं बोलता हूं कि आप सर अदरक आपको खाने को दे दीजिए, क्या अदरक खाने से इंसान मरता है? आप तो खाते हो रोज। लवंग पता है, क्लोव, अगर मैं आपको लवंग खाने देता हूं तो क्या आपका मरोगे? मैं आपको एंडोसल्फान देता हूं, आप बचोगे। मैं आपको एंड्रल देता हूं, आप बचोगे। आपको मैं लैनेट देता हूं, ये दवाई के नाम बता रहा हूं जो बहुत हाई पॉइजन वाले, जिनका रेसिड्यू संशोधन निकलता नहीं। वो कभी कभार अच्छे सेमिनार में हम लोग जिक्र करेंगे और बात भी करेंगे। तो मैं कहने जा रहा था कि अदरक से इंसान मरता नहीं है, लौंग से इंसान मरता नहीं है। ऐसे कुछ हर्ब, ऐसे कुछ वनस्पतियां, ऐसे कुछ सब्जियां जो हम रोज के दिन में खाते हैं, पर लेकिन वो कीटों के लिए जहर से भी ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे अपनी दादी या अम्मी जब दांत दुखता था या दुखता होता था पहले, अभी तो टैबलेट दे दीजिए, अभी तो प्लेट पे टक गया करा लेके आ जाना, तब ऐसा नहीं होता था। यहाँ ये वो लकी मैं भी हूं, दादी के घरेलू नुस्खे मैंने आजमाए, आपने सुने होंगे, पड़े होंगे। तो दादी कहती थी कि एक लौंग दांत में रख दे और चबा जा। जब चबाता था तो लौंग का ऑयल मसूड़े में जाता था और कीट मरते थी, इंसान मरा। बस यही टेक्नोलॉजी को लेके हमें ई बायो रिपेलेंट को किसान भाई के हाथ में देना है और जब जब कोई भी छिड़काव करेगा इससे कीटकों को भगाना है। अब कीटक मरेगा कैसा, 2 मिनट के लिए बात करते हैं। ये जब कीटाणु जैसा था, अब कीटाणु के लिए क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जहरीला पॉइजन हम लोग किसान भाई के माध्यम, किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, किसान भाई के माध्यम से चलता है बात। किसान भाई सबसे ज्यादा मतलब उसको ऐसा लगता है मैं अगर आप छिड़काव करूं 1 घंटे में कीड़ा जमीन भी गिरना चाहिए। वो दुकानदार से ये नहीं पूछता भाई इसका रेसिड्यू कितना है, भाई मानव जीवन पे क्या परिणाम होगा, वो खाली दिमाग में होता है कि सब मैं आज स्प्रे कर लूं 1 घंटे में सारे कीड़े जमीन में चाहिए, पौधों पे एक दिन चाहिए। और वैसी रसी जहरीली ये सब चीजें अवेलेबल है, फिर वो लेके आता है, इस्तेमाल करता है। अब वो इस्तेमाल करने के बाद भी पौधों पे इन तीव्र कीटनाशकों का परिणाम केवल मात्र 2 या 3 दिन ही रहता है, उसकी पावर खत्म होती है और जो कीटाणु उस फसल को खाते हैं उनमें उसकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है, मतलब उस जहर को पाचन शक्ति उसकी बढ़ती है। दोबारा अगर उसी केमिकल का इस्तेमाल करेंगे कीड़े मरते नहीं, बल्कि उसका पोषण अंदर बोल के और बढ़ते ताकतवर होते हैं। वहां पे अगर ये बायो रिपेलेंट जाता है तो उसके दिमाग की सब बत्तियां बुझ जाती है, मतलब ब्रेन डैमेज होता है। सेकेंडली इनके पूरे पार्ट पैरालाइज हो जाते हैं, इनकी भूख मरती है और जब भूख मरती है कुछ करते नहीं, दिमाग चलता है नहीं चलता है, ये पैरालाइज होते हैं, तब इनकी प्रजनन क्षमता भी बंद होती है और आने वाले आगे की नस्लें बढ़ना भी रुकती है। इतना अच्छा फायदा खाली किसान को समझाना है भाई, जब भी कोई पोषक तत्वों की किसी का भी इस्तेमाल करेगा, तीव्रता वाले जहर का भी इस्तेमाल करेगा, तो सिर्फ 2 ml रिपेलेंट को अंदर डालना है और ये काम करना है।
आगे का प्रोडक्ट है ई बायो स्प्रेडोकेयर। स्प्रेडोकेयर नाम ही क्या है, स्प्रेडो फैलने का, फिल्टर करने वाला है। 2 मिनट 1 मिनट के अंदर बता दूंगा। ये ऐसा एक तरल खाद के साथ में लिक्विड आपको दिया है जिसको आधा ml पर लीटर कोई भी, फिर वो एनपीके हो, पोषक तत्व हो, टेराटेक हो, जहरीले स्प्रे हो, जो भी किसान पौधों पे मारेगा उसको फैलाने का काम और उसको ऊपर पत्तों पे गिरने के बाद पेनेट्रेट करने का काम, मतलब छेद से हर अवयव में, हर कोने कोने में अन्न का वहन करने का काम ई बायो स्प्रेडोकेयर करेगा। इतना ही इसका काम है। आसान है, बात करेंगे तो घंटा लग जाएगा, लेकिन आप समझ गए हो। बस ई बायो स्प्रेडो को इस तरह से इस्तेमाल करना है। ये थी टेराटेक टेक्नोलॉजी का अभी तक का आपको दिया हुआ एक आविष्कार आपके सामने रखा है। ये कैसे लगा? क्या आपको लग रहा है कि ये वाकई में किसान भाई की लाइफ बदल सकता है? अगर आपको लग रहा है कि किसान भाई की लाइफ बदल सकता है तो मैं बताता हूं, अगर किसान भाई की लाइफ में बदलाव हो सकते ही अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बताता है कि हम पूरे भारत देश की आर्थिक परिस्थिति बदल सकते हैं, क्योंकि 80-90% मार्केट जो है वो सिर्फ किसान भाइयों पे निर्भर करता है। तो आज आपके हाथ में क्या जिम्मेदारी दे रहे हैं हम? ज्यादा नहीं हो रहा है, बात हजम हो रही ना? ऐसा तो नहीं कि स्पीकर को मौका दिया तो मैं ठोके जा रहा हूं, नहीं ना? अगर ऐसा लगता भी है तो मैं प्रूव करता हूं। लगता है कभी कभी, होता है कभी कभी कि चलो बहुत ज्यादा ही बात कर गया। तो मैंने एक सोयाबीन के फसल के ऊपर टेराटेक टेक्नोलॉजी को मेरे ही ट्रेनिंग सेंटर के प्रायोगिक तत्वों पे जो खेती वहां पे होती, जो ट्रायल्स होते हैं, वहां पे कंट्रोल और ट्रीटेड जहां पे इस्तेमाल किया, जहां पे नहीं किया, ऐसे 2 पौधे 10-12 किसानों के साथ में लेके उनके एविडेंस के साथ में मैंने एक वीडियो बनाई। और वो वीडियो में देखोगे तो जहां पे टेराटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया वहां के पत्तों की बढ़ोतरी साइज में इतनी बड़ी हुई कि आप अगर डायमीटर में जाओगे हर जगह से 1.5 इंच 10 दिन में पत्ता बड़ा हुआ। अगर आप ऊपर से नोक से लेके तो रूट तक जाओगे तो जो उसकी हाइट है उस हाइट में 1 से 1.5 इंच की लंबाई ज्यादा बढ़ी है। अगर आप फुटान में जाओगे तो फुटान वहां से कम 7 से 8 फुटान बड़ी है, मतलब हर फुटान से अगर फ्लावर निकलती है सोयाबीन की वो कम से कम 4 होती है। अगर 4 करते हैं, 4 गुना 4 करते हैं तो 16 फ्लावर बड़ी, 16 फ्लावर में से 4 दाने भी बढ़ते हैं तो 16 को पर 4 करते हैं, 64 मतलब 64 दाने बढ़ते हैं। एक पौधे में अगर 64 दाने बढ़ते हैं, एक एकड़ में कितने काउंट कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, बाद में बताना टेक्नोलॉजी फायदे की है क्या नहीं है। आगे की बात बताऊं तो जमीन की बात की, जीवाणु की बात की, वहां पे अगर वो वीडियो देखोगे तो रूट जोन यहाँ पे इक्का दुक्का दिख रहा है, जहां पे ट्रीटमेंट किया वहां पे गिनने पड़ेंगे और गिनत है। और दूसरी सबसे बड़ी ये द्विदल में जाता है सोयाबीन, 2 दल होते हैं ना, दाना अगर होती है अगर बाहर निकालो के 2 बनते तो द्विदल कहा जाता है। ये द्विदल में एक ऐसी कुदरत ने एक बहुत बड़ी अच्छी सी सिस्टम की है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो जीवाणु होते हैं वहां पे गठिया बनाते हैं। जितना नाइट्रोजन पौधों को लगता है उतना मिलता है, जितना फसल निकालने के बाद वो गठियों के स्वरूप से जमीन में रहता है उतना यूरिया को कम करने का काम वो गठियों के माध्यम से नाइट्रोजन स्टॉक होता है जमीन में और आपको यूरिया का काम, यूरिया की जरूरत नहीं पड़ती। इतना अच्छा काम वहां पे होता है। बाद में कभी हम लोग इस सिस्टम को समझेंगे, समझने की प्रयास करेंगे। अब बात दूसरी बताने जा रहा हूं, थोड़ी कहने चाहिए, इकोनॉमिक्स की है। मैंने जो स्टडी किया है, जो मैंने देखा है, जो मैंने आजमाया है, 1960 के बाद यूरिया डीएपी किसान ने इस्तेमाल की। यूरिया डीएपी को किसान ने इस्तेमाल किया। एक किसान ने दूसरे किसान को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया। पूरे भारतवर्ष में लाख करोड़ का बिजनेस हुआ। इतना 1000 करोड़ का नहीं, लाख करोड़ का बिजनेस हुआ। क्या उस डीएपी के, यूरिया के सर्कुलेशन में एक दूसरे की माउथ पब्लिसिटी करने में ऐसा कोई किसान बतौर एग्जाम्पल के कोई है क्या यूरिया के कंपनी ने उसको 1 रुपया रिटर्न किया? मैं यहाँ पे इस टेराटेक टेक्नोलॉजी को लेके ई बायोटेक के साथ क्यों हूं ये जाते जाते बताना चाहता हूं। ई बायोटेक के माध्यम से अब जो खाद का लेन देन होगा उसमें से
कितना पैसा वापस किसान और हमारे घर में आएगा, ये जोशी साहब बहुत अच्छे तरह से बाद में आपको समझाएंगे। ये दुनिया की केवल मात्र एक है जहां लाख करोड़ का बिजनेस होने के बाद में कितना मोटा अमाउंट वापस हमारे में सर्कुलेट होने वाला है, आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ। इसलिए शायद सवेरे से बोला था कि आज का ऐतिहासिक दिन है। मैं बोलता हूँ किसान भाई को अपने लाइफ में अर्थकारण का यह ऐतिहासिक दिन होगा आने वाले दिनों में। तो यहाँ पर मैं उठता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा जो अभी का आज का सेशन है ये अच्छे तरह से समझ में आया। नहीं आया तो मैं समझता हूँ आया, और कोशिश करूँ कि आपको जो समझ में आया वो आप दूसरे को समझाने की कोशिश करें। आज जो समझा और जो समझाया, मतलब आज से एक समझदारी की दुकान एक दूसरे को देने की कोशिश आज आपसे करेंगे, यही उम्मीद करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।